सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और राम राम से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जो चर्चा करेंगे वो हरियाणा की चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और नतीजों का दिन बेहद करीब है, या यूँ कहें कि उम्मीदवारों की धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं। और क्योंकि इस तरीके से नतीजे जो हैं वो एग्जिट पोल में देखने को मिले हैं कि उसके बाद तो जो टेंशन है वो उम्मीदवारों बढ़ गई है मोलो। तो क्या लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जो वो परसेंटेज निकल कर आ रहा है उसमें 0.3% लगभग जो वोट परसेंट है वो घट रहा है 2019 के मुकाबले। लेकिन बात अगर लोकसभा की जाए, जो वहाँ पर मतदान हुआ था, तो उसमें 3.1% बढ़ रहा है। तो इस वोटिंग परसेंटेज का मतलब क्या समझा जाए कि उम्मीदवारों को इसकी टेंशन होनी चाहिए, बीजेपी के या कांग्रेस के? तो क्या लगता है कि क्या नतीजा होने वाला है, क्योंकि दिलचस्प हो गया है मुकाबला? तो सबसे पहले दर्शकों को राम राम, हमारा भी राम राम, क्योंकि हम 2 महीने से लगभग आपके पूरे हरियाणा को कवर कर रहे थे। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, मध्य हो, पूरा पश्चिम, पूरे हरियाणा को हमने छान मारा। और हमें भी ये जो कल पूरे एक तरीके से जो टर्नआउट आया है, वोटिंग टर्नआउट, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होता तब तक तो लगभग 65% बता रहे थे, लेकिन जब वो पूरा अपडेट होता है उसके बाद लगभग 68% जो मतदान का पूरा टर्नआउट आया है वो दिख रहा है। तो पिछले जो चुनाव हुआ है उससे लगभग मात्र 0.02% की हाँ, कमी आई है, जो वही माना जा सकता है लगभग बराबरी का बराबर ही है। माना जा सकता है। तो जो सरकार है उसके खिलाफ जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, पूरी तरीके से जो खट्टर साहब का जो शासन था 9 साल का और सैनी साहब का 56 दिनों का, उसके खिलाफ लोग बढ़ चढ़ कर बाहर आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब एक कांस्टेंट वोट बना रहा पूरे हरियाणा भर में। और जो लोग हैं, 68% मतदान एक विधानसभा के लिए काफ़ी होता है। अब मैं आंकड़ों की बात करते हैं तो जो वोटिंग टर्नआउट होते हैं वो काफ़ी हद तक बता देते हैं कि सरकार आ रही है या या जा जा रहे रही है। हैं। तो जो आपको आंकड़े हम आप दिखाने जा रहे हैं, ये हरियाणा के 2014, 2019 और अब 2024 में जो यानी आप आंकड़े आए पूरा हैं। अपना आंकड़े जी लेकर जी बैठे जी, हैं क्योंकि दर्शकों को हमने समझाने ग्राउंड के लिए। रिपोर्ट की है। हाँ, तो बिल्कुल। 2 महीने जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है हाँ, तो वो पूरा दस्तावेज अपने साथ रखते हैं हाँ, और पूरा आंकड़ा हमारे पास है। तो और जो दर्शकों को बता एग्जिट पोल दीजिए। दिखा रहे हैं आपको, कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है अब कांग्रेस की। हाँ, तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे हो रही है जब आपका वोटिंग टर्नआउट सेम है? भाई अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, अगर किसी सरकार को पूरी तरीके से अगर कोई गिराना हो, जैसे 2014 की बात करता हूं मैं, तो 2014 में आप हरियाणा का ले लीजिए। यहाँ पर हरियाणा में 2014 में लगभग 4% वोट बढ़ा और 76% मतदान हुआ था यहाँ पर 14 में। 2014 में, जब कांग्रेस की जो 2 बार की जो हुड्डा सरकार थी, सरकार थी। वो जब हुड्डा सरकार गिरी तो वो किस तरीके से औंधे मुंह गिरी। बीजेपी का लगभग 24% वोट बढ़ा और जो आईएनएलडी था, इनेलो, वो 2% उसका मतदान घटा और जो कांग्रेस है उसका 15% मतदान घटा है। अब ये लगा लीजिए, जब बीजेपी आई हरियाणा में पहली बार तो उसने लगभग 25 या 24% की बढ़ोतरी की, तब जाके वो 47 पे आ सकी, 47 सीटों पे, क्योंकि उससे पहले उनकी 4 ही सीट थी। हाँ, लगभग पूरे हरियाणा में कोई एक अच्छा बीजेपी को कमबैक उस किया तरीके था से बीजेपी जानता ने। नहीं था हाँ, कि ये भी कभी सरकार बना सकती है। ये सब मोदी जी का फैक्टर रहा था। और मोदी जी जैसे ही 2014 में आए और वैसे ही हरियाणा में भी बीजेपी की वापसी हो गई और अभी तक वहां पर बीजेपी काबिज है। अब ये देखिए 2019 की बात करता हूं, जब लोकसभा का चुनाव हो गया, बीजेपी जीत के आ गई। उसके बाद जो चुनाव हुआ था, लगभग उस समय भी 68% मतदान हुआ था, जो मैं पिछली बार ठीक है, अभी बता मतलब रहा घटा हूँ। वोटिंग परसेंटेज थोड़ा। हाँ, लगभग 8 से 9% वोट घटा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं आपको ये बता दूं, जो बीजेपी का वोट है वो 3 से 4% बढ़ा। जबकि होना ये चाहिए कि 8% अगर किसी का वोट घटा है, मतलब लोग कम गए हैं 8%, कम नहीं होता, 8% बहुत होता है। नाराजगी समझी जाए। नाराजगी उस समय 2019 की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जब ये 2000 जाट आरक्षण की बिल्कुल। बात हुई थी, किसान हाँ, आंदोलन भी चल ही रहा था उस समय। तो लगभग 8 से 9% वोट घटा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का जो वोट है वो 3 से 4% बढ़ा। उसकी वजह से जो बीजेपी है वो 40 सीट ला पाई। और जब वो आपका जेजेपी जो नई पार्टी बनी थी उस समय, आईएनएलडी से टूट के, उस समय उसके पास 10 सीटें आ गई थी।
तो इस तरीके से बीजेपी ने और यानी जेजेपी ने वहां पे सरकार नहीं, बना ली। आप जो कह रहे हैं आपके बातों से स्पष्ट लग रहा है कि मतलब आज अगर वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल बराबर है, वोट जितने प्रतिशत 2019 में हुआ उतना ही अभी हुआ, तो मतलब कमबैक बीजेपी ही कर रही है। नहीं, कमबैक इस तरीके से नहीं करी। जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर वोट परसेंट 2019 में 8 से 9% गिरा है और बीजेपी ने अपना जो वोट शेयर है वो बढ़ाया है, तो बीजेपी बरकरार रही 40 सीटों पे। अब जो आप मैं ये बता दूं, जो माई एक्सिस इंडिया का जो पोल आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट शेयर है पिछली बार जो लोकसभा में 46% आया और कांग्रेस का जो 47% आया, वो घटा के अब बता रहे हैं 35%। मतलब आपका करीबन 11% वो वोट घटा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो कांग्रेस ने वादे किए थे लोकसभा के समय पर 8,500 रुपये खटाखट देंगे, हिमाचल का बॉर्डर लगता है आपका पूरा एरिया जो हिमाचल के बॉर्डर से लगता है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल के ऐसे ऐसे हिस्से हैं जो करीबन हरियाणा की कई 5 से 10 सीटों पे जो असर डालते हैं। आपका लगा लीजिए खेर खाली है, कालका है, अंबाला है, पापलोहा है, ये जो सीमा है ये हिमाचल से लगती है। यानी आपने कह दिया कि हिमाचल में जो वादे किए थे उसका पूरा असर जो है यहाँ देखने को मिलेगा। जी वही, क्योंकि जो सीमावर्ती जो लोग होते हैं उनको पता रहता कि बगल में जो राज्य में जो पड़ोसी क्या चल रहा है, वहां जो वादे किए, क्या उन वादों पे कांग्रेस खरी उतरी। आप हरियाणा को ऐसे मत लीजिए कि हरियाणा एक तरीके से पूरे हरियाणा में अपनी ही राजनीति चलती है। जो सीमावर्ती आपके यूपी से सटे हुए इलाके हैं, जो करनाल है आपका ये सोनीपत का इलाका है, ऊपर आप यमुनानगर का ले लीजिए, वो पूरा जो इलाका है वो योगी जी के राज से जुड़ा हुआ है। वहां लोगों को ये पता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहां पर बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि एक तरफ हिमाचल है जहां कांग्रेस ने वादे कर दिए और पूरे नहीं किए, उसका असर भी होगा, और योगी ने जो वादे किए और जो पूरे कर दिए उसका असर भी होगा। इस तरीके से असर होगा कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ नंबर 2 के नेता हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 2 से 3-4 दिन ही वहां पर हरियाणा में चुनाव कैंपेन किया, लेकिन एक लौते जो योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी जो रैली थी, जब प्रचार बंद हो रहा था, हम अंबाला में उस समय मौजूद थे, वहां पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था उसकी तस्वीरें हमने आपके दर्शकों को दिखाई हुई है। बिल्कुल देखी हमने। जिस तरीके से हुजूम उमड़ा, वो योगी आदित्यनाथ के जो मॉडल है, बुलडोजर मॉडल, उसको किस तरीके से वो लोग ये कह रहे थे कि हमें भी हरियाणा में ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी माफिया है पूरे हरियाणा में, जिन्होंने आपने देखा होगा पूरा एक तरीके से हुड्डा के जितने भी करीबी हैं उन्होंने जो जमीनें कब्जाई हैं, उसको ये गरीब तबका ये चाहता है कि वो बुलडोजर मॉडल आए हरियाणा में। और जो 10 साल से खट्टर साहब उतना बुलडोजर नहीं चला पाए, सैनी जी के 56 दिनों में उन्होंने ये देखा है। बिल्कुल, सैनी जी पे मेरा सवाल था आपसे, आप योगी जी का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर हुजूम उमड़ा था, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, तो सैनी जी क्या ऐसे मुख्यमंत्री साबित होंगे हरियाणा के लिए, क्या लगता है? लगभग पहली बार इतिहास में हरियाणा में ये होगा कि जाट को हटा के एक ओबीसी चेहरे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। अगर कोई भी लोकल जो वहाँ का पत्रकार होगा उसे पता होगा कि एक जाट को हटा के अगर किसी मुख्य दायरे में, अगर राजनीति की एक कमान जो पूरे प्रदेश की कमान है, वो अगर एक ओबीसी चेहरे पर आप सौंप देते हैं तो कितना बड़ा एक तरीके से पूरे जो जाट हैं वो एकजुट हो गए थे उस समय। और पूरा जाट आरक्षण जो हुड्डा के संरक्षण में किया गया, क्योंकि उस समय एक जो पंजाबी खत्री समाज से आते हैं खट्टर साहब, उनको बना दिया गया था, उससे रोष हो गया था। फिर दूसरा, अब ओबीसी चेहरे को बीजेपी ने बना दिया। उन्होंने लगभग 56 दिन में 126 बड़े बड़े वादे जो उन्होंने पूरे किए। और अब एमएसपी की बात कर देता हूं, पूरा कृषि प्रधान आपका हरियाणा है और वहां पर अभी तक 14 फसलों पर एमएसपी मिलती थी। अब ये वादा किया गया है कि 24 फसलों पर, जो अभी से मिलना शुरू हो गया है, उस पे भी अब एमएसपी मिल रही। ये लगा लीजिए हरियाणा में, पूरे देश भर में बाजरा पे कहीं एमएसपी नहीं मिलती है, हरियाणा में लेकिन हरियाणा में मिल रही है एमएसपी। तो यानी किसानों को खुश पूरी तरीके से किया है बीजेपी ने वहां पे, आप ये कह रहे हैं? जी, हमने किसानों से तो बातचीत भी हुई आपकी है। किसानों की मेन प्रॉब्लम क्या थी हुड्डा के शासन में? सीएलयू गैंग था। बिल्कुल, हाँ, सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, दामाद जी की जेब भरी जाती थी। किस तरीके से छोटे छोटे किसानों से जमीन हड़प के उसको औने पौने दाम पे उनसे ले लेते थे और दामाद जी को वो भेंट चढ़ा देते थे, क्योंकि राहुल गांधी जी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी जी के पति हैं, तो उनको वो जमीन दे दी जाती थी। अगर आप हरियाणा में सर्वे करेंगे
तो जो हुड्डा का शासन था 2004 से 14, तंग आ गई उससे सर, पूरे तरीके से हरियाणा पे कब्जा उन्हीं का था। मतलब एक तरीके से जो भूमि के जो मंत्री हुआ करते थे उस समय, रॉबर्ट वाड्रा, उनके हाथ जिस जमीन और पे लग गया। दिलचस्प बात यह है मुलेश्वर कि मैंने भी हरियाणा में भी गई तो वहां देखा कि लोगों को याद है, एक एक जन को याद है कि किसान भी नहीं है, चाहे वो कारोबारी क्यों ना है, पर उसको याद है कि सीएलयू गैंग चलता था, वहां पे वसूली उनसे होती थी और दामाद जी की जेबें भरी। हुड्डा के दामाद का जिक्र करते हैं और सोनिया गांधी के दामाद का जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं, तो ये दिलचस्प है वहाँ। अब ये एक तरीके से ये रहा आपका किसानों का जो मुद्दा रहा, किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें 2-2 हज़ार रुपये 3-3 महीने में मिलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की किसी सम्मान निधि की 4-4 महीने में उनको 2-2 हज़ार रुपये मिलते रहते हैं। उससे क्या होता है, 2 हज़ार रुपये कई लोग कहते हैं कि क्या रकम है, पर जो छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं, जो छिड़काव होता है, जो आप लगा लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ नई कीड़े देखिए आ इसका जाते मतलब हैं। तो साफ है कि जो बड़े किसान हैं वो तो अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं आराम से, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो 2,000 रुपए भी बहुत होते हैं अब ना। ये देखिए कि कम किसानों अगर से जमीन है किस तो तरीके से भद्दे तरीके से मजाक होता है। मैं आपको ये बता दूं कि हुड्डा का जब शासन था, जब वहां पर फसलें खराब हुई थी तो 2-2 रुपए के उन्होंने मुआवजे बांटे थे। अच्छा, ये भी आप और मैं दिलचस्प कई आंकड़ा लोगों दिखा रहे से, ऐसे किसानों से मिला हूं, उन्होंने ये कहा कि 2 जब रुपए वो का 2 रुपए मुआवजा। के चेक हमारे घर पे आए थे तो जो डाकिया उनको देने आया था, हमने उसको 2 रुपए ज्यादा दे दिए। दिए होंगे, हाँ, हमने ये बिल्कुल। कहा कि तुम ही रख लो ये हाँ। चेक, और हमें 2 रुपए की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ऐसे एक नेता की जो हमारी जमीन को संरक्षित कर सके, जो हमारी जमीन को बचाए। हुड्डा के ऐसे जो भूमाफिया हैं। अब जो मैं वोटिंग पैटर्न आपको बता रहा था, मेन जो मुद्दा है इस समय जो वोटिंग पैटर्न का है, क्योंकि वोट प्रतिशत जब जब 1% से बढ़ता है तो तब जो शासन होता है वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। अब ये कैसे है मैं आपको बता देता हूं। ये 2022 से जितने भी चुनाव हुए हैं ये आंकड़े तब के हैं। अब इसमें देख लीजिए आप, इसमें सबसे पहले आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जो वोटिंग टर्नआउट था वो लगभग 77% या 78% के काबिल हुआ। उसमें जो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 8% बढ़ा, और जो कांग्रेस है वो 1% से कम हो गया। तो वहां पर बम्पर 163 सीटें बीजेपी की आ गई। यही हाल राजस्थान में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर लगभग 1.73% यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा, और जो बीजेपी है उसने भी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, और 70 लगभग, आपको ये बता दूं, वहां पर बीजेपी अपने बहुमत से वहां पर सरकार बना लिया और कांग्रेस वहां से विदाई हो गई। ऐसा ही आंकड़ा हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लगभग 76% टर्नआउट हुआ था, जो पिछले के मुकाबले 0.5% कम था। अब 1% से जब कम होता है तो जो वहां की सरकार थी उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार, अब देखिए बीजेपी का एक तरीके से बम्पर वहां पर 13 से 14% उनका वोट बढ़ा। अब जब किसी का 13 से 14% वोट बढ़ता है, इसका मतलब उसने क्लीन स्वीप कर दिया। वही हाल हुआ, लगभग वहां पर बीजेपी 54 सीटें जीत गई 90 में से। यानी आपने ये पूरा आंकड़ों के जरिए समझा दिया एक एक उस समय राज्य का आपको ये उदाहरण याद देके। होगा छत्तीसगढ़ में जितने भी ये सर्वे सब वाले थे, एग्जिट फेल पोल हुए, वाले थे, हाँ। सब ये कह रहे थे तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपको ये बता दूं क्लीन स्वीप दिखा रहे थे सारे एग्जिट पोल। शायद यही वजह है कि बीजेपी तो भरोसा नहीं कर रही है एग्जिट पोल पे। वो तो कह रही है कि हम तो नहीं भरोसा करेंगे। 2024 का ही लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देख लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी आज एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा कर रही है। आज हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल ही सही है, आज राहुल भी कहेंगे एग्जिट पोल ही सही है। अंदर ये लगता है कि मतलब स्थिति डामाडोल है, तो उन्हें जैसे ये थोड़ी भी किरण दिखती है कहीं से, सूरज की आने वाली आशा की किरण, आशा हाँ। की कहीं भी अगर और थोड़ा भी कांग्रेस दिया पार्टी जल के लिए तो इतनी भी किरण बहुत जरूरी, तो वो ये सोच रहे है। हैं कि हमारी सरकार आ गई। अभी से हुड्डा के घर में तांता लग गया है, और जो शैलजा है वो अभी से तेवर दिखाना शुरू कर गए। उनका जो ट्वीट देखेंगे, अभी अभी जो पोस्ट हुआ है उसमें किस तरीके से वो राहुल गांधी को इसका पूरा क्रेडिट दे रही, हुड्डा को नहीं दे रही है, यानी रेस में राहुल लग गए गांधी हैं। को। तो वो रेस में रहना चाहती। उन्हें भी ये लगता है जो एग्जिट पोल अगर ये सच साबित हो गए तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए, इसलिए वो अभी खामोश हैं बाकियों से अलावा।
अब मैं ये बता दूं 2022 का भी अगर लेकिन आंकड़ा, यहाँ पे एक और आंकड़ा है जो निकलकर सामने आ रहा है, वो ये है कि जब वोट का परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है तो कई ऐसे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं फिलहाल मौजूदा वक्त में, वहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि वहाँ पर इसका फायदा सीधे बीजेपी को हो रहा है क्योंकि उनसे नाराज भी हो सकते हैं, काम नहीं किया भाई, विधायक हैं तुम काम नहीं कर रहे हो, या फिर क्या इसका मतलब समझा जाए? तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि ग्राउंड पर तुम रहे हो इतने महीने तक, तो क्या लगता है इसका असर होगा? लगभग कांग्रेस के 22 ऐसे एमएलए हैं जो मौजूदा हैं, क्योंकि बीजेपी की 40 सीटें थी और कांग्रेस की भी तकरीबन 35 से ज्यादा सीटें थी, तो दोनों बराबर ही लगभग आपके थे। तो जो लगभग आपको सोनीपत का एरिया बता देता हूँ, सोनीपत का एरिया है, चाहे रोहतक का एरिया है, झज्जर का एरिया, ये पूरा जाट लैंड में आता है आपका। तो यहाँ पर जो एमएलए हैं वो लगभग, मैं आपको बता दूं, लगभग 5-5, 6-6 बार के जो एमएलए हैं वो लगातार कांग्रेस से बन रहे हैं। वहां पर बीजेपी को आज तक मौका नहीं मिला है। तो कई सीटों पर हम गए हैं, वहां पे लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस ही आती है, यहाँ पर आज तक बीजेपी आई नहीं है। 4-5 बार हो गया है, वहां पर बीजेपी आज तक आई नहीं है। लेकिन क्या लगता है इस बार कहीं सेंध लगेगी क्या? कौन सी सीटें लगती हैं? तो ये सेंध लग चुकी है। अच्छा, लग चुकी है। 22 सीटें ऐसी हैं जहां पे एमएलए हैं जिनका वोट प्रतिशत गिरा है। ये कांग्रेस के एमएलए की बात कर रहा हूं मैं। वही अब जो कांग्रेस है वो इस पे हंसी वाला एक मजाक सा, जो जैसे उन्हें पता लगा कि ये 22 सीटें हमारी वोट परसेंट गिरा है, तो जो कांग्रेस है वो क्या कह रही है कि वहां के जो स्थानीय एमएलए हैं उनसे नाराज थी जनता। लेकिन जनता इस तरीके से नाराज नहीं थी कांग्रेस से कि वो बीजेपी को वोट दे दे। तो जो वोट है, जो कांग्रेस से नाराज थे वो वोट देने गए ही नहीं, इसलिए हमारा जो वोट परसेंट है वो गिर गया। ये ऐसा वो एक तरीके से फुसलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अब 8 तारीख, कल ही है 8 तारीख, और सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही 9 बज जाएंगे हुड्डा साहब को ये पता लग जाएगा कि उनकी जो गद्दी पर वो बैठना चाहते थे, आज भी उनका बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैंने अपने अभी जिद नहीं छोड़ी है, मैं अभी भी सीएम पद के लिए बैठा हुआ हूँ। तो जो लोग कई कह रहे थे तो चलिए सीएम पद के लिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन 1% चलिए मान लेते हैं अगर कुछ सीटें कांग्रेस की आ जाती हैं और जुगाड़ तुगाड़ करके भी सोचते हैं कि चलो सरकार बना लेते हैं, लगता है कि कुछ कामयाबी होगी हासिल या नहीं होगी? मतलब क्योंकि जो सिचुएशन है फिलहाल, इतने तो दावेदार सीएम पद के लिए हैं, ऊपर से जिसके साथ गठबंधन करेंगे वहां से कई दावेदार निकल कर आएंगे, तो कांग्रेस तो इसे संभाल ना पाएगी। क्या लगता है? कांग्रेस का क्या है, जब जब कांग्रेस अगर बहुमत के पास रहती है, अगर 50 तक भी कांग्रेस रहती है, तो करीबन करीबन ऐसे घटनाएं हमारे सामने मौजूद हैं। चाहे एमपी में ले लीजिए, 1-2 साल बाद ही आपकी कमलनाथ की गवर्नमेंट गिर गई थी, चाहे आप कर्नाटक का हाल ले लीजिए, पिछली बार किस तरीके से वहां पर बीजेपी ने सरकार बना ली, महाराष्ट्र का हाल ले लीजिए। तो आप ये देखिए, जैसे जैसे अगर कांग्रेस बहुमत के पास रहती है, मतलब एक पूरी तरीके से एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं पाल लेती है, मतलब अगर जैसे हरियाणा की बात कर लें हम, अगर वो 50 से ऊपर नहीं ला पाती है कांग्रेस, तो जो कुमारी शैलजा है वो ट्रम्प कार्ड अभी बीजेपी का रखा हुआ है। और इसका तो जिक्र कर दिया है कहीं ना कहीं, मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया है। नायब सैनी ने ये कह दिया है। मैं आपको बता दूं, जो नायब सैनी है उन्होंने क्या कहा है, अभी जो रिपोर्ट आई है, जैसे ही एग्जिट पोल आए, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन पर भी विचार कर रही है। अब ये गठबंधन किस किस के साथ हो सकता है? सबसे पहले आता है जेजेपी। लेकिन जेजेपी का मैं आपको ये बता दूं, जो जेजेपी का हाल है इस बार बहुत बुरा होने वाला है। जो 10 सीटें उनकी थी भी, खुद दुष्यंत जो चौटाला है वो अपनी सीट से हार रहे हैं, पूरी तरीके से ये दिख रहा है कि वो हार रहे हैं। तो जेजेपी की अगर 1 या 2 सीट आ जाए तो उस पे आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक सवाल यहाँ भी उठता है कि बीजेपी के साथ अगर गठबंधन करके जो है चुनाव लड़ती तो क्या ज्यादा सीटें जो है उधर आ जाती? मतलब कुछ दिखा पाते? नहीं, जो दुष्यंत चौटाला है उनका जो कोर वोटर है वो है जाट। अब जाट, अगर वो दुष्यंत जो चौटाला है उन्हें ये लगा कि हमारी बीजेपी के साथ रह के हमारा जो पूरा जो वोट परसेंट है वो गिर रहा है, तो उस वजह से वो गठबंधन छोड़ के सरकार में से हट के इस बार सड़क पे आ गए थे और बुराइयां शुरू कर दी थी उन्होंने। लेकिन इस बार क्या हुआ, जाटों को भी ये पता था कि ये जो है दुष्यंत चौटाला, ये अगर इसको हम वोट दे देंगे तो ये फिर बीजेपी के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस बार जो वोट है, पूरा पैटर्न है, इस बार आपको मैं बता दूं कई निर्दलीय उठे हैं। लगभग 23 ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो ऐसे बड़ी बड़ी सीटों पे उठे हैं। उसमें जो जैसे जाट, अगर कोई सीट है उसमें जाट, कई निर्दलीय जाट उठे हुए हैं। वहां बीजेपी ने ऐसा ट्रम्प कार्ड चलाया। जैसे गोहाना की सीट ले लीजिए आप, वहां पर जो कुलदीप शर्मा है बीजेपी के, वो ब्राह्मण चेहरे हैं,
लेकिन वहां पर वो पूरा जाट बहुल इलाका है, और गुहाना में ही सबसे बड़ा कांड हुआ था दलितों के खिलाफ। तो जो एक तरीके से गैर जाट की जो बात की जाती है, 35 बिरादरी वर्सेस जाट, तो इस बार जो 35 बिरादरी का है, लगभग बीजेपी ने 11 ब्राह्मण चेहरों को दिया है टिकट, 11 उस पर ज्यादा पंजाबी खत्री समाज फोकस के किया लोगों गया को है। दिया है। हाँ। इनकी जो आबादी है लगभग 22 से 23% जो जाटों को बराबर कर देती है। यानी जो हरियाणा की जो राजनीति रही है, जाट वर्सेस अदर बिरादरी, ठीक है, तो यहाँ पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना रणनीति जो तैयार की थी, वो जाटों को एक तरफा रख के और अलग सारी बिरादरी को एकजुट करके कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा है। ओबीसी और चेहरे ओबीसी पे चेहरे दाव मुख्यमंत्री, किया गया, हाँ क्योंकि जो बिल्कुल। सैनी समाज है, आपको मैं बता दूं, जो लाडवा की सीट इस बार जहां से इस समय सीएम नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके उनको वहां से टिकट मिलने के बाद मैं आपको ये बता दूं, जो वहां पर आपको ये पता होगा कि वहां पर पूरी सैनी बिरादरी रहती है। पूरे हरियाणा का जो ये आपका पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर चाहे अम्बाला ले लीजिए, यमुनानगर का क्षेत्र ले लीजिए, आपका लाडवा का क्षेत्र ले लीजिए, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर सैनी बहुल इलाका है। कोई भी आज तक 25 साल हो गए लाडवा में, कोई भी ना सांसद ना कोई ऐसा विधायक बिना सैनी के वहां पर जीत नहीं पाया है। इस बार कांग्रेस ने वहां पर मेवाराम को वहां पर प्रत्याशी बनाया, राहुल गांधी भी गए थे वहां पर, लेकिन जब हमारी वहां के लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा अगर यहाँ पर सीएम साहब नहीं आते तो ये लाडवा की सीट भी हार सकते। तो इसीलिए बीजेपी ने वहां करनाल से हटाकर नायब सैनी को इस बार लाडवा से जीता, वहां पर टिकट दिया है। और उनके आने के बाद जैसे ही हेमा मालिनी का लास्ट दिन रोड शो हुआ था, हम भी उसमें शामिल थे, लगभग नहीं भी होगी उस समय जनता, एक लाडवा जो छोटा इलाका है, लगभग 50 से 60 हजार वहां पर लोग आए थे उस रोड शो में, हेमा मालिनी के रोड शो में। तो पूरे तरीके से उस क्षेत्र का उन्होंने पूरा एक समीकरण वहां पर जो बैठाया है बीजेपी ने, ओबीसी चेहरे को, लगभग 40% ओबीसी है पूरे हरियाणा में। इस पर आज तक कांग्रेस ने कभी दाव नहीं खेला, क्योंकि उन्हें ये लगता है दलित और पिछड़े तो करते रहते हैं, पर जो एक्चुअल चीजें हैं, जो एक्चुअल उनके मन की बात है, वो नहीं कर पाए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी। तो जो लगभग 40% आपका ओबीसी है पूरा हरियाणा में, उस पर पहली बार बीजेपी ने दाव खेला है। और मैं आपको ये पूरे तरीके से कह देता हूं कि दलित समाज जो 19% है, ओबीसी समाज जो लगभग 40% है, इन दोनों का अगर जोड़ लगा लें आप, 60 से 70% आता है। उसमें अगर आप ब्राह्मण चेहरों को, लगभग वहाँ पर ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, छत्तीस बिरादरी में से गुज्जर हैं, तो इनको मिला लीजिए तो लगभग आपका 60 से 70%, 75 तक आ जाता है, बाकी जो जाट समाज है। अब ये बताइए, अगर कांग्रेस ने जो वादे किए थे लोकसभा में, अगर वो वादे नहीं हुए, 850 रुपये कई महिलाएं मिली हमें, उनको नहीं मिले, ये बताइए जिसने अगर कांग्रेस को उस समय वोट दिया था लोकसभा में, वो अब क्यों देगा? हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल को उठता देंगे है। जिन्होंने लगभग महिलाओं को बाहर आना दूभर कर दिया था, उसको वो कतई भी वोट नहीं देंगे। रही बात अगर फ्री लालच की, तो 2000 रुपये अगर कांग्रेस दे रही है महिलाओं को, तो 2100 रुपये बीजेपी भी दे रही है, स्कूटी भी दे रही है। तो लगभग जो पूरे तरीके से अब जो रोजगार मिल रहे हैं, जो महिलाएं हैं, अगर किसी भी घर में, परिवार में अगर कोई महिला है, जो माँ पिता अगर पेरेंट्स होते हैं, उनको पहली जो चिंता होती है बच्चों की नौकरी की होती है। अब बिना खर्ची पर्ची के वहां नौकरी लग रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार बयान दे रहे हैं कि भाई हमारे शासन आएगा, पहले अपनों के घर भरेंगे, 50 वोट दिखाइए, हम सरकारी नौकरी। और यहाँ पर एक चीज और जो कहीं ना कहीं हरियाणा में हमने देखी, वो लोगों से बात करते हुए, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि भाई केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है, तो हमें तो राज्य में भी चाहिए, तभी तो मिलकर काम होगा ना राज्य के लिए। मतलब जो 10 साल से हो रहा है हरियाणा में, उससे वो संतुष्ट है। और वो कह रहे हैं जो ये आपने पैटर्न बताया ना कि लगभग 2004 में हुड्डा जी जब वापसी किए थे, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस जीती थी। 2004 से 2014 तक आपकी कांग्रेस रही थी शासन में, केंद्र में। वही हुआ, हुड्डा 2004 से 2014 तक हुड्डा जी की भी सरकार रही थी हरियाणा में। तो जो हरियाणा का पूरा पैटर्न है वो इस तरीके से है कि जो सेंटर में रहेगा वही राज्य में राज करेगा। लेकिन उसमें एक अपवाद ये भी है कि अभी तक यहाँ पर पूरे हरियाणा में 30 हैट्रिक कोई नहीं मार पाए। ये पहली बार होगा, अगर बीजेपी इस बार हरियाणा में जीत जाती है तो पहली बार ये इतिहास बदलने वाला काम होगा। और जो रीति रिवाज चल रहा है हरियाणा का कि केंद्र में भी वही होगा जो हरियाणा में होगा। कई लोगों से हम वोटिंग के बाद बात कर रहे थे कि किस मुद्दे पे आपने वोट किया है, क्या सोच के आपने ईवीएम का बटन दबाया। उन्होंने ये कहा राष्ट्रवाद, मतलब जहां देश है हम वहीं हैं। और उसके बाद दूसरा प्रमुख मुद्दा था विकास।
महिलाओं से पूछो सुरक्षा, युवाओं से पूछो बिना भाई खर्ची राहुल पर्ची। गांधी के बयानों का भी असर हुआ है हरियाणा में। क्यों नहीं हुआ है? ये जलेबी जो फैक्ट्री वाला जो हाँ, सिस्टम है, इससे तो बेड़ा गर्क कोई हो गया। ठंडी जलेबी वही खाना नहीं चाहता है वही हरियाणा में। आलू डालो और सोना निकालो वाली फैक्ट्री जो है, चिप्स की जो आलू की फैक्ट्री वाली बात कही थी, वही वाला अवतार फिर दिखाई दे रहा था। जो राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया था, सबसे महत्वपूर्ण, जिसने पूरा हरियाणा चुनाव बदला, जिससे दलित खासा नाराज हुए, कुमारी सैलजा के जो अपमान हुआ उसने उसको और तेज भड़का दिया। वहां पर दलित महापंचायत हुई थी और यहाँ पर आपके हथीन में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, फिर मामन खां का जिस तरीके से ये बयान आया कि जिन्होंने मेरा नाम लिया है पर्ची में, जिन्होंने मेरा नाम दिया है पुलिस को, उन हिंदुओं को मैं यहां से मेवात से भगा दूंगा। मेवात में तो फायदा हुआ उसका, क्योंकि राहुल गांधी लास्ट दिन में मेवात में गए थे, लेकिन मेवात के दूसरे इलाके जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां जो कांग्रेस जीत भी रही थी उसका भारी नुकसान वहां पे हुआ है और बीजेपी वहां पर आ रही है। और रही बात आपको, आपने मेवात का जिक्र कर रहे हो, नू ये सब इलाका जो है, फिर दक्षिण हरियाणा की बात आती है क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। और जब एग्जिट पोल के नतीजे आए सामने तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो इंद्र सिंह, उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि बीजेपी जो है वहां पर जीत रही है। और हमारे तो जो है कार्यकर्ताओं ने हमें अपडेट दे दिया है, कुछ भी नतीजा हो लेकिन जीत बीजेपी ही रही है। तो क्या लगता है दक्षिण हरियाणा तो का जैसे क्या? आपने राव इंद्रजीत की बात की है, ये जमीनी नेता है। ये 2014 से पहले कांग्रेस से आते थे। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उसके बाद इनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। अब जैसे ही हरियाणा में ऐसे बड़े नेताओं की जरूरत थी तो दक्षिण हरियाणा में इनको लगाया गया, जहां पर रेवाड़ी इलाका आता है, महेंद्रगढ़ का इलाका, नारनौदा आता, भिवानी आता, पूरा चरखी दादरी का इलाका आता है। ये पूरा जो इलाका है इसमें थोड़ा जो कांग्रेस थी वो अपर हैंड थी। लेकिन जैसे ही राव इंद्रजीत अहिर जो नेता हैं, यादव नेता हैं, वो जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने पूरा जो काडर है उसको एकजुट किया। और अब उन्होंने ये कहा है कि जो रिपोर्ट बूथ लेवल से आई है, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे इलाके थे जहां पे उनको बूथ पर एजेंट ही नहीं मिलते हैं, ये पूरा भी देखने इलाका को है। मिलता है तो कि खाली वहां पड़े पर रहते हैं बीजेपी बूथ ने उनके। इस तरीके से पूरा एक टैक्टिक्स यूज की है, क्योंकि जब जब बीजेपी इस बार जब बीजेपी को लगता है कि उनकी सीटें कम हो सकती है तो बीजेपी इस तरीके से पूरे बूथ पे काम करना शुरू कर देती है। उनको ये लगता है कि अगर हमने बूथ जीत लिया तो हमने सीट निकाल ली। तो उसी तरीके से इस बार आरएसएस का भी बड़ा रोल रहा है। हमने कई इलाकों में ये देखा कि आरएसएस के बड़े बड़े जो जमीनी कार्यकर्ता हैं हरियाणा में, बाकी बाहर प्रदेश से भी आए हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिए। और जो पूरी तरीके से एक आपको बता दूं, दिल्ली से भी वहां लोग गए थे, क्योंकि जो केजरीवाल का जो पूरा तरीके दिल्ली से का फ्री जिक्र के किया तो वादे, लंदन के बिल्कुल। वादे कहे जाते हैं, हाँ। उसकी पोल खोलने के लिए यहाँ से बड़े बड़े आरएसएस के नेता भी पूरे अच्छा, हरियाणा में यहाँ दिखे। पर आपने आरएसएस का जिक्र किया तो केजरीवाल तो यहाँ पर जंतर मंतर पर जो उन्होंने अपना जो लगाया था, अपना पंचायत लगाई थी, उसमें तो वो आरएसएस और बीजेपी में फूट डालने की बात कर रहे थे। वो तो भड़का रहे थे आरएसएस को कि भाई बीजेपी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मान रही है और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये जेपी नड्डा तक कह रहे हैं। तो लगता है कि इसी वजह से भी ये कहीं ना जो कहीं बयानबाजी होती है कि आरएसएस और बीजेपी में फूट डालने की बात की है, आरएसएस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी भी आरएसएस के हैं, योगी जी भी उन्हीं से विचारधारा के हैं। तो जो सोचते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में फूट डाल के हम आगे बढ़ेंगे, तो वो कभी भी संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लेकिन ये विचारधारा है। कोशिश कई बार हुई है। कोशिश तो करेंगे, क्योंकि राजनेता हैं, कभी थप्पड़ खाएंगे, कभी जूते खा लेंगे, कभी पत्थर फेंक लेंगे, इंक फेंक लेंगे, ये चलता रहता है पूरे राजनीति के करियर में। अब जो मेन मुद्दा आता है, जो वोटिंग परसेंट 2024 का अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय तकरीबन आपको ये बता दूं 1% तक वोट घटा हुआ था। उसकी वजह से जो बीजेपी है उसकी 63 सीटें घट गई थी। लेकिन जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 0.8% ही गिरा, और जो कांग्रेस है उसका जंप 2% हुआ। अब मेरे को ये बताइए कि अगर लगभग 1% से जब मैंने ये कहा है कि 1% से जब आपका वोट शेयर घटता है, टर्नआउट, तो जो सरकार है मौजूदा उसमें लगभग वही बरकरार रहने के ज्यादा चांस होते हैं। आप मोदी जी का देख लीजिए, 1% से कम टर्नआउट कम हुआ था और उनकी भी 1% से कम वहां पर वोट कम हुई थी। तो इस वजह से उनकी सरकार बनी रही और गठबंधन की वजह से वो सरकार बना गए, और जो इंडिया गठबंधन है वो नीचे रह गया, वो बहुमत से दूर रह गया। तो यही हरियाणा में पैटर्न होगा
कि जो पूरा हुड्डा का जो षड्यंत्र था, जिस तरीके से किसान आंदोलन चलाया गया, जाट आंदोलन को भड़काया गया और आपका किसान यहाँ पर लोगों को डराया पहलवानों गया, को वो किया धमकाया गया। गया। हाँ। तो ये पूरा, जैसे ही आपको ये बता दूं, 1 महीने पहले तक इनकी हवा थी, वो हम भी मानते हैं, कांग्रेस की हवा थी, पूरे हरियाणा में थी। लेकिन जैसे जैसे ये पूरा चुनाव आगे बढ़ता गया, सबसे टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगता है कि अगर जो विनेश फोगाट है, वो जुलाना से उसको अगर टिकट न मिलता और वो बाकी हर कैंपेन करती, विधानसभा हाँ। में जाती, बाकी हाँ। हर विधानसभा में जाती और ये कहती मेरे साथ काफी पीड़ित हूं मैं और मेरे साथ बीजेपी ने काफी गलत किया, मेरा गोल्ड मेडल चूक गया, तो उससे हवा बन सकती थी। आप कह रहे अब विनेश क्या का हुआ? सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जहां जुलाना में उनको टिकट दिया गया, वहां से कैप्टन योगेश उठे हुए हैं, उन्होंने यूक्रेन से अपने बच्चों को बचाया, वहां के लोग उन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और कई सर्वे, जो एग्जिट पोल की बात आप करें, उसमें जो कांटे की टक्कर वहां पे दिखाई दे रही। तो जो कांटे की टक्कर अगर जुलाने जैसी सीट पे है, तो आप अगर इसी को पूरे हरियाणा में, अगर आप इसी को पैमाना मान के अगर पूरे हरियाणा की तस्वीर खींचेंगे, तो जो कांग्रेस की हालत है वो काफी डामाडोल होने वाली है। और जो अभी तक लग रहा उनको कि हम 60 पार कर देंगे, 50 पार कर देंगे, तो जो 50 पार का आंकड़े की बात कर रही है कांग्रेस वाले, जो एग्जिट पोल वाले बात कर रहे हैं, 40 पे अटक जाएंगे, तो मेरी बात आपको बड़ी नहीं लगेगी, ये 40 भी हो सकता है। चलिए, कुछ ही घंटे का वक्त, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है चुनाव नतीजे जो है आने में। और वही हमने आपसे समझने की कोशिश की, क्योंकि आप तो गली गली घूमे हैं, गांव गांव घूमे हैं, शहर शहर घूमे हैं, तो जो हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, तो उनसे जो भी राय आपने साझा की हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखेंगे कि आपकी जो बातें हैं, आपने कहा है ना कि फिर चर्चा करेंगे, नतीजे आते ही इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि हरियाणा की राजनीति में क्या उथल पुथल जो है वो आने वाले वक्त में भी देखने को मिलती है। जाने से पहले एक बात मैं लोगों को कह देता हूं कि तमाम जो एग्जिट पोल होते हैं, ये एग्जिट पोल, इनको हकीकत मत मानिए। इस बार जिस तरीके से लोकसभा में धराशायी हुए एग्जिट पोल, उसके बाद जो नॉर्मल लोग भी हैं, उनका अब विश्वास खत्म हो चुका है। बड़े बड़े एग्जिट पोलों की दुकान बंद हो चुकी है। तो जो ये बात की जाती है, कई एग्जिट पोल बंद हो चुके हैं। अब हरियाणा का जो रिजल्ट होगा, एग्जिट पोल की जो पोल खुलेगी उसमें, अच्छा, क्योंकि हम जमीनी हकीकत जानते हैं, हमने 2 महीने बिताए हैं, तो जो ये तस्वीरें खींच देते हैं, लाइनें खींच देते हैं एसी के बंद कमरों से, उनको ये पता लग जाएगा कि अब एग्जिट पोल की पूरी तरीके से दुकान बंद करनी पड़ेगी। और जो ये नए नए एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहे हैं आपको, ये भी अब बंद होंगे, इनका रोना धोना फिर चालू हो जाएगा। और उसके बाद लोग जो एग्जिट पोल पे अभी भी थोड़ा भरोसा करते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता ही, सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो, जब से ये एग्जिट पोल आए हैं, उन पे भी खुशी की कोई ठिकाना नहीं है, उनको खुशी का कोई मतलब ही, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हम भी रिजल्ट पे भरोसा करेंगे, एग्जिट पोल पे। तो सबको ये लगता है कि जो एग्जिट पोल हैं वो फिर से एक बार यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आएंगे। और 8 तारीख को 8 बजे हम आपसे मिलेंगे, और जो आपको पूरे तरीके से ये निकल के सामने आएगा कि बीजेपी फिर से बहुमत के करीब है और फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो 2 चीजें होने वाली हैं, एक हुड्डा जी घर बैठने वाले हैं, और दीपेंद्र हुड्डा और जो विनेश फोगाट का जो एक तरीके से गठजोड़ था, वो भी टूटने वाला है। और उसी दिन विनेश फोगाट कांग्रेस से इस्तीफा दे देगी और फिर पहलवानी शुरू कर देगी। तो कई बातें आपने तो ये बोल दी बहुत है। बातें होने वाली हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी फिर से वही बधाई वाला संदेश देते हुए मोदी जी को नजर आएंगे। ज्यादा इंतजार नहीं है, कली का बस कुछ ही घंटे रह गए हैं। कुछ घंटे बाद फिर हम आपसे राम राम करते हुए मिलेंगे, और आप ये देखते रहेंगे कि जो हुड्डा साहब ने जो पूरा 10 साल में वहां पर हरियाणा को बदनाम किया है, उसका अब वहां के जनता जो है वो वोट की चोट से, अब बैलेट पेपर जैसे ही खुलेगा, जैसे ही ईवीएम खुलेंगी, ईवीएम से रोना धोना अब कांग्रेस का शुरू हो जाएगा। तो चलिए जी, मोलेश्वर जी ने कई बातें कह दी हैं, और उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को 8 बजे मुलाकात होगी, तो मुलाकात ज़रूर होगी, और उन्हीं मुद्दों पर बात होगी जिन पर उन्होंने मुहर लगाई है कि ये चीज़ें होने वाली है। क्या राहुल गांधी वाकई मोदी जी को बधाई संदेश देने वाले हैं? देना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जनादेश ही ऐसा दिया होगा, हमें पूरा यकीन है। हमने उनसे बातचीत की है, और जो जनादेश होगा वो राहुल गांधी को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और बीजेपी को तो स्वीकार होगा ही। और जो ये जाट पूरा एक चौधराहट जो लगा रखी है पूरे हरियाणा में, वो भी जो हुड्डा साहब हैं, उनको जाट ही खुद कह रहे हैं कि वो इलेक्शन के बाद वो तिहाड़ जेल की हवा खा सकते हैं। अच्छा, तो ये भी इशारा कर दिया है। चलिए जी, राम राम आप सभी को, मिलते हैं कल।